सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजकीय विद्यालय में होगा पौष्टिकता में सुधार, मिड डे मील योजना में मिलेगा पाउडर मिल्क, एनपीएस की जगह ओपीएस होगी लागू, डीपीएस व्यवस्था होगी सुनिश्चित, बजट 2022-23 वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार बजट 2022-23 पेश हो चुका है। इसमें वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने इसमें कई तरह की घोषणा की है, जो आप सभी के साथ आज हम साझा करेंगे। जिसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जैसे डीपीसी की व्यवस्था सुनिश्चित करना, राजकीय विद्यालय में पौष्टिकता में सुधार लाने हेतु मिड डे मील योजना में पाउडर मिल्क शामिल किया गया है। साथ ही बहुत बड़ी खबर की एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू कर दिया गया है। बात करें राजस्थान सरकार बजट 2022-23 की, तो वित्त और विनियोग विधेयक पर जो चर्चा की गई है, तो इस वित्त और विनियोग विधेयक पर कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की गई। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि दिनांक 23 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 का बजट माननीय सदन में प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पूर्व पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 2004 इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं, उनके समाधान हेतु ओपीएस लागू करने के औचित्य को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यानी कि ओपीएस क्यों लागू करना चाहिए और एनपीएस क्यों हटाना चाहिए, उसकी क्या समस्याएं हैं। जैसा कि विदित है कि पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत है। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिट यानी रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु वर्ष 2021 में आग्रह किया गया था। साथ ही कैग की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता, इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। उसके प्रमुख बिंदु ये है, जैसा कि एनपीएस लागू होने के 15 वर्ष बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें, सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। साथ ही इस बात का कोई संकेत नहीं है कि योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई वैमानिक मूल्यांकन किया गया है, न ही फंड की व्यवहारिकता के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया गया हो। साथ ही थल, जल और वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसी ही सेवाएं जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआई, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि कार्मिक भी करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ध्यान देने लायक बिंदु यह है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी 6 फरवरी 2020 को दी गई रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अभिशंसा की है। जो कार्मिक अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष जन सेवा सरकारी को समर्पित करता है, उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसके रिटायर्ड होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मिले। साथ ही बात यह आती है कि मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने के की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% मासिक कटौती को 1 अप्रैल 2022 के को दे वेतन मार्च पेड इन अप्रैल में से समाप्त करने की घोषणा करता हूं। यानी 10% जो कटौती है वो अब हमारी नहीं होगी। 1 अप्रैल 2022 को जो देय वेतन होगा मार्च का, उसमें 10% कटौती नहीं होगी। साथ ही कार्मिकों की पूर्व में जो की जा चुकी है कटौती को, उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएस की राशि समायोजित कर शेष राशि रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त लौटाए जाना भी प्रस्तावित करता हूं। 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रतिमाह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर मासिक 2,300 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक भी होगी।
इसी तरह दोस्तों बात करें पॉइंट नंबर 34 की, तो यहाँ स्पष्ट क्या किया गया है कि राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष से सप्ताह में 2 दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसे तो लगभग 500 करोड़ रुपए का व्यय होगा, अर्थात राजकीय विद्यालय जो भी है उसमें पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, जो सप्ताह में 2 दिवस देना होगा। इसके अलावा ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायतों पर सचिव पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करना प्रस्तावित करता हूं, जिसे मैं संबंधित विभागों राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी। प्रथमतः ये कार्य उन पंचायतों पर हाथ में लिए जाएंगे जहां माननीय सदस्यगण अपने एमएलए एलईडी फंड से 20 लाख रुपए स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ साथ पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत केंद्र का भी गठन करने की घोषणा करता हूँ। इसी के साथ साथ इस बजट में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना जो 2013 में शुरू की गई थी, उसमें 10,000 से बढ़ाकर 20,000 श्रद्धालु की संख्या कर दी गई है। अब 10,000 की जगह 20,000 श्रद्धालु है वो तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। पहले तो कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते इस योजना में लाभ नहीं ले पाए, लेकिन आगामी वर्ष से ये योजना वापस शुरू हो रही है, उसमें बढ़े हुई संख्या में श्रद्धालु भाग ले सकेंगे। साथ ही आगे बात बताई गई है कि ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग ही सदस्य है, वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे, उनके लिए मैं मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करता हूं। इस योजना के अंतर्गत ऐसा चिन्हित परिवार टोल फ्री सीएम हेल्पलाइन 181 पर फोन मात्र कर देगा तो हमारा सेवा प्रेरक अर्थात सर्विस फैसिलिटेटर घर आकर राशन में नाम जुड़वाना, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत करवाया जाना सुनिश्चित करेगा। साथ ही बात करें राज्य कर्मचारी अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति की समस्याओं को दूर करने के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रिशियल रिपोर्ट यानी एपीएआर में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, एपीआर जो हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं, इस बार हमारी ऑनलाइन सबमिट हुई थी शिक्षकों की, तो अब निश्चित समय अवधि में अगर प्राधिकारी द्वारा टिप्पणी अंकन नहीं किया जाएगा तो ऑटो फॉरवर्ड वो हो जाएगी। साथ ही बात करें कि आवश्यकता होने पर वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक आयोजित की जा सकेगी और विभागीय स्तर पर ही डीपीसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ वर्तमान में आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में स्पाउस एवं विकलांग पुत्र पुत्र ही सम्मिलित है। मैं पेंशनों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवारों में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ साथ बहुत बड़ी घोषणा ये भी की गई है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्त शासी संस्थाओं आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए अगर कार्मिक पूर्णतः निःशक्त या अयोग्य होने एवं साथ ही उनके द्वारा शैक्षिक सेवानिवृत्ति के लिए किए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की घोषणा करता हूं। तो ये बहुत ही बड़ी बात कह दी गई है यहाँ पे कि अनुकंपा नियुक्ति अब उनको भी दी जाएगी जो कार्मिक पूर्णतः निःशक्त या अयोग्य हो गए हैं, साथ ही वो शैक्षिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले रहे हैं, तो उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये थे वित्त और विनियोग विधेयक पर जो चर्चा के मुख्य बिंदु है और हमारे लिए जो हमारे लायक है उनके बारे में आज हम चर्चा की। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।